बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नई जगह नौकरी पर लगी। वहाँ का मालिक एक अमीर और जवान आदमी था। वो गैर शादीशुदा था। वो मुझ पर मेहरबान होने लगा। मैं समझी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, मुझसे शादी करेगा। पर एक दिन उसने मुझे एक रात साथ रहने की ऑफर की तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसने मुझ पर झूठा केस करके मुझे जेल भिजवा दिया। मैं हर जगह बदनाम हो गई। पुलिस वाले मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैं रोते हुए सजदे में गिर पड़ी और हिजबुल्लाह की तस्बीह पढ़ी। अगले दिन सुबह जो मुआवजा हुआ वो मुझ समेत सारी दुनिया को हैरान कर गया। अम्मी, मैंने इस घर के हर फर्द की जिम्मेदारी का ठेका नहीं उठा रखा। आपकी औलाद में से कोई भी माजूर नहीं है। जाए जाकर मजदूरी करे और कमाए, बल्कि जो चाहता है करे। मैंने किसी को मना नहीं कर रखा, लेकिन मुझसे अब ये तवक्को न रखी जाए कि मैं इस घर के हर फर्द के ख्वाबों को अपनी जेब से पूरा करूं। मेरे पास भी कोई कारून का खजाना नहीं है जो मैं लुटाता फिरूं। मेरे भाई की पाटदार आवाज पूरे घर में गूंजी। अम्मी को उसकी बात सुनकर चुप लग गई थी। वहीं मेरी आंख से भी एक आंसू चुपके से निकला और गालों पर बहने लगा। ये सुबह 7 बजे का वक्त था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। काजल की तरफ बढ़ता हाथ मेरा तभी रुक सा गया और एहसास से नदामत से दिल की धड़कन तेज हो गई। छोटे भाई ने बात ही ऐसी कर दी थी, लेकिन अब बाहर शोर थम चुका था। वो अपने दिल की भड़ास निकालकर अपने कमरे में जा चुका था और अपने कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से बंद कर दिया। उसकी आवाज में तलखी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसकी आवाज में बिल्कुल एक बेगानगी सी थी, जैसे वो मेरा भाई ना हो, कोई अजनबी हो। उसके अंदाज ने मुझे चोट देकर अंदर से जख्मी जख्मी कर दिया था। मेरे दिल में एक दर्द की लहर उठी और पूरा बदन दर्द में डूब गया। अम्मी और अब्बू किचन में बैठे हुए थे और उनके सामने रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। वो दोनों इतने खामोश थे जैसे उनके पास सारी बातें खत्म हो चुकी हों। माएँ बेटे की दुआएं इसलिए करती हैं कि मुश्किल वक्त में वो उनका बाजू बनेंगे। उनकी बहनें चाहे छोटी हों या बड़ी, उनके सर पर हाथ रखेंगे। बाप जहां माली तौर पर कमजोर हुआ, वो फौरन आगे बढ़कर हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उलट था। अब्बू रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी की तलाश में थे, क्योंकि पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा था। बिजली और गैस के बिल देने के बाद जो पैसे बचते उससे बमुश्किल 15 दिन ही गुजरते। बाकी के 15 दिन कैसे गुजारे, इस खौफनाक सोच तले ना दिन गुजरता था और ना रात। ऊपर से मेरी बहनों की तालीम का खर्च भी एक बोझ बनता जा रहा था। मेरा छोटा भाई जो अब शादीशुदा हो चुका था लेकिन बरसरे रोजगार था, मगर अब घर की जिम्मेदारियों से भागने लगा था। वो बस अपनी बीवी की बातों में आ जाता, जो वो कहती वो ही करता। डर के मारे अम्मी अब्बू से और कुछ न कहते कि मुबादा घर ही ना छोड़कर चला जाए। अब वो अपनी खुशियों के चक्कर में हम सबको भूल चुका था। वो हम 5 बहनों का इकलौता भाई था, मुझसे छोटा था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी। अब्बू की नौकरी के दौरान ही मैंने बीए कर लिया था, लेकिन भाई मैट्रिक से आगे ना बढ़ सका और इश्क व माशूकी ने उसे मजीद तबाह कर दिया। मेरी बहनों की स्कूल की फीस सर पर खड़ी थी, लेकिन उसने फीस के लिए रकम अपनी बीवी के रोकने की वजह से ना दी, तो मजबूरन मुझे जॉब के लिए निकलना पड़ा। हालांकि उसकी बीवी मेरे मामू की बेटी थी और ये उन दोनों की लव मैरिज थी। अम्मी ने उसकी शादी अभी नहीं करनी थी, क्योंकि अभी तो भाई की शादी का नंबर भी नहीं था। अम्मी हमेशा से ये चाहती थी कि मैं अपनी तमाम बेटियों की शादी करके आखिर में बेटी की शादी करूंगी। लेकिन हमारी जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि हम सब दंग रह गए। जब भाई ने देखा कि अम्मी किसी सूरत उसकी शादी के लिए रजामंद नहीं हो रही हैं, तो वो प्यार में अंधा हो गया कि घर से भागकर उसने रिमशा से कोर्ट मैरिज कर ली। हम पर तो जैसे एक कयामत से टूट पड़ी थी। चूंकि मामू की बेटी भी अपने ही घर की इज्जत थी, तो ना चाहते हुए भी अम्मी ने बेटे और बहू दोनों को कबूल कर लिया और यूं बात आई गई हो गई। जो ही रिमशा भाई की बीवी बनकर हमारे घर में दाखिल हुई, उसके तो रंग ढंग ही बदल गए। उसने भाई पर न जाना ऐसा क्या जादू किया कि वो घर की जिम्मेदारी से जान छुड़ाने लगा। रिमशा की वजह से हमारे घर का माहौल बदल कर रह गया। उसने भाई को इतनी पट्टियां पढ़ा दी कि अब वो घर के किसी मामले में दिलचस्पी नहीं लेता था। वो चुपके चुपके अपनी बीवी के लिए फ्रूट और खाने पीने की चीजें लाता, लेकिन भूल कर भी अपने माँ बाप और बहनों को ना पूछता। खाने के खुशबू उसके कमरे से जब आती तो मेरे वालिदैन और मैं तो आंखें चुरा लेते, लेकिन मेरी छोटी बहनें मचल जाती और रोने लगती, और ये सब बातें मेरे दिल को चीर देती। रिमशा ने बड़े तरीके से मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में जकड़ लिया था। ऐसे में मैंने रिमशा को ये समझाने की और एहसास दिलाने की कोशिश की कि भाई हमारे घर का वाहिद सहारा है। अब्बू कमजोर हो चुके हैं, अब मजीद नौकरी करने के काबिल नहीं रहे और घर के खर्चे तुम्हारे सामने हैं।
इसीलिए तुम भाई को समझाया करो कि वो कुछ जिम्मेदारियां घर की भी उठाए। ऐसे कब तक चलेगा? तो वो मीसनी सी सूरत बनाकर बोली, तो तुम क्यों नहीं जॉब करती? इतनी तालीम भी है तो डिग्री बक्से में किस लिए डालकर रखी है? निकाल कर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि हमारे खानदान में लड़कियां नौकरी नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे ये मशवरा दे रही थी तो मैं परेशान हो गई। जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे ये एहसास दिला रही थी कि वो इस तरह के उल्टे सीधे मशवरे भाई को भी देती होगी। यही वजह थी कि वो भी अब मुझसे उठते बैठते जॉब का कहने लगा था। ये और बात है कि ये बात वो अब्बू के सामने नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि अगर उसने ये बात की तो अब्बू उस पर बहुत खफा होंगे। मैंने रिमशा की ये बात बर्दाश्त की और फिर इंतहाई तहम्मुल से उसे समझाया कि मुझे अब्बू इजाज़त नहीं देंगे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि लोग क्या कहेंगे कि घर में भाई के होते हुए मैं जॉब करने के लिए निकल रही हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, अब दुनिया बदल रही है। अब वो पुराने ज़माने नहीं रहे कि जिसमें सिर्फ लड़के कमाते थे। अब लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मेरी तालीम ज़्यादा होती तो मैं भी जॉब करती। वैसे तुम बुरा मत मनाना, महंगाई भी तो देखो ना कितनी ज़्यादा है। आज हम 2 हैं तो कल 3 होंगे, तो हमें आने वाले कल के लिए भी तो कुछ सोचना है। और उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने बड़े टब्बर पर पूरी डाले। उस दिन शायद वो फैसला कुन लम्हा था जब मुझे ये एहसास हुआ कि भाई हमारे हाथ से निकल चुका है। मुझे अब समझ आई थी कि अम्मी इस रिश्ते के खिलाफ क्यों थी। जब भाई ने रिमशा के हवाले से अम्मी के सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था तो अम्मी रिमशा की इन्हीं आदतों की वजह से नहीं मान रही थी। और अब जब वो हमारे घर में आने के बाद मेरे भाई की अकल पर पर्दे डाल रही थी तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे बुजुर्ग अपने तजुर्बे की बुनियाद पर दूसरों के बारे में बिल्कुल सही अंदाजे लगाते हैं। ये और बात है कि हमें हालात की मार खाने के बाद समझ में आती है। मुझे इस सारे मामले में अपनी गलती सबसे ज़्यादा नज़र आती थी, क्योंकि मैंने ही भाई की शादी सबसे पहले घर में कबूल की थी और रिमशा को घर के अंदर लाने के लिए राह हमवार की। आज मुझे उस नेकी का सिला मिल रहा था। अब तो मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा था कि जिन हाथों से मैंने उसके लिए इस घर में दरवाजे खोले थे वो पलटकर मुझ पर ही तमाम दरवाजे बंद करने पर तुली हुई थी। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। तो अम्मी मेरी तरफ हैरत से देखकर बोली, लोग क्या कहेंगे, मैं किस किस को जवाब दूंगी? तो मैं उल्टा अम्मी पर बिगड़ गई। अम्मी, अगर आप लोगों की बातों में आएंगी तो मजीद ख़राब हो जाएंगी। अब्बू की हालत आप देख रही है ना, उनसे अब जॉब नहीं हो रही, और मजीद वो कितना अरसा जॉब कर सकते हैं, उनकी सेहत अब इजाज़त नहीं दे रही। काश भाई को इस बात का एहसास होता तो रोना ही किस बात का था। हाथ पर हाथ रखने से अब वक्त नहीं गुजरता अम्मी। महीने के आखिर तक हमारे पास जहर फांकने के लिए भी पैसे नहीं होते। कब तक हम दुकान वालों का उधार अपने सर पर चढ़ाते रहेंगे? इसीलिए मुझे जॉब के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने शाजिया से बात की है, मैं उसके साथ कल जाऊंगी। आप बस दुआ करना। अम्मी मेरी बात सुनकर फिक्रमंद हो गई, लेकिन वो कुछ भी न बोली। वो जानती थी कि मैं अपनी जिद की पक्की हूं, इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह जब भाई से बात की कि शायद वो मेरी नौकरी का सुनकर जज्बाती हो जाए, लेकिन उसने तो हमारी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़े और उठकर खड़ा हो गया। तो मैं कमरे से बाहर निकली, भाई के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और फिर माँ बाप पर निगाह डाली जो आने वाले कल के अंदेशों में घिरे किचन में चुपचाप बैठे थे। मैं रोती हुई बाहर निकल गई। मैंने खुद से अहद किया कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू दे डाले। मैं सुबह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती और शाम को एकेडमी की क्लासेस लेती, मगर इसके बावजूद तनख्वाह उतनी नहीं मिलती थी जिससे हाथ खुला होता। हालांकि मैं मुसलसल जिद्दोजहद कर रही थी। फिर अपने दोस्त के कहने पर एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई। इंटरव्यू के दिन मैंने ज़हनी तौर पर खुद को पूरी तरह तैयार किया। दिल में एक अज़म था कि मुझे ये नौकरी हर हाल में हासिल करनी है। जैसे ही मैं घर से निकली, दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी, क्योंकि पहली बार इतना तवील सफ़र अकेले कर रही थी। जब मैं कंपनी की शानदार इमारत के सामने पहुंची तो लम्हा भर के लिए रुक गई। इतनी शानदार और ऊंची इमारत देखकर ही मेरे औसान खता हो गए। मेरे लिए ये सब ख्वाबों जैसा था। मैंने इमारत के अंदर कदम रखा और सीधी लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। दिल में उम्मीदों का समंदर था, मगर साथ ही साथ एक खौफ भी कि पता नहीं ऐसी जगह नौकरी कर भी पाऊंगी या नहीं। मुझे सेकंड फ्लोर पर जाकर इंटरव्यू देना था, इसीलिए मैं लिफ्ट की तरफ आ गई। जो ही लिफ्ट के दरवाजे खुले,
और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरा माथा ठनका और मैं तजुब का शिकार हो गई कि अंदर जाऊं या नहीं, क्योंकि वहां पहले से एक आदमी मौजूद था। एक तो लिफ्ट में सवार होने का पहला तजुर्बा था और दूसरा लिफ्ट में एक मर्द को देखकर मैं नर्वस हो गई। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। वो इंतहाई हैंडसम और बावकार दिखता था। 3 पीस सूट पहने हुए, कलाई पर एक चमकती हुई महंगी घड़ी, सलीके से कंघी किए बाल। मैंने एक ही नजर में उसका जायजा लिया। वो शख्स अपने इर्द गिर्द से बेनियाज बुरी तरह से मोबाइल में गर्क था। मेरी तरफ उसकी कोई तवज्जो न थी। मुझे दिली तौर पर इत्मीनान भी हुआ और तसल्ली भी कि ये अच्छा ही है, वो मुझे नहीं देख रहा, ना ही नोटिस किया। मैं चुपचाप लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ी हो गई, अपनी फाइल को सीने से लगा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। मगर ना चाहते हुए भी मेरी आंखें कोनखियों से उस आदमी की एक्टिविटीज को देखती रहीं। वो बेहद पुरवकार और पुरकशिश लग रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया का बासी हो। उसी लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई कि अल्लाह भी कितना बेनियाज है। कुछ लोग कितनी सहूलत और आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं और कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जिन्हें हर लम्हा जिंदगी की तलखियों का सामना करना पड़ता है, जिनका अपना सगा भाई किसी तोते की तरह आंखें फेर लेता है। भाई का ख्याल आते ही मेरी आंखें भीग गईं और अचानक उस शख्स पर मेरी नजर पड़ी तो सोचा कितनी खूबसूरत और पुरसुकून जिंदगी है उसकी। तभी तो इतनी बेफिक्री से मोबाइल में खोया हुआ है और एक मैं हूं कि किराए के पैसे बचाने के लिए आधा सफर पैदल करके आ रही हूं। और खुदा जाने यहां मेरा काम होता भी है या नहीं, पता नहीं। खाली पेट अभी मजीद कितने इंटरव्यू मेरी किस्मत में लिख दिए गए हैं। ये सोच आते ही आंसू मेरी पलकों का बोझ बन गए तो मैंने दुपट्टे के कोने से उन्हें साफ किया और खुद को हौसला देने लगी। ये वक्त कमजोर होने का नहीं था, मुझे अपने आप को मजबूत दिखाना था। लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुकी तो मैंने शुक्र के कलमे पढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुलने से पहले मैंने एक नजर उस आदमी की तरफ डाली। वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। शायद उसे मेरी आंखों की नमी नजर आ गई थी, या शायद मेरे आम से हुलिये ने उसे हैरान कर दिया था। मैंने फौरन अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन मेरे दिल की धड़कन मिस हुई। वो कुछ कहने को था, मगर लिफ्ट के खुले दरवाजे ने उसके अल्फाज को रोक दिया। दरवाजा खुलते ही वो आदमी बिना कुछ कहे बाहर निकल गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं किसी बड़े इम्तिहान से गुजरी हूं। मैं खुद को संभालती हुई लिफ्ट से बाहर निकली और सीधी हॉल में पहुंची। वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे बैठने को कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं हर लम्हा दुआ कर रही थी कि ये मौका मेरी जिंदगी को बदल दे। कुछ देर के बाद मुझे इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी जो चंद मिनट पहले लिफ्ट में मेरे साथ था। वो मेज के पीछे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं हैरान रह गई। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई कि शायद ये मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। बैठ जाए, उसने नरम लहजे में कहा। मैं धड़कते दिल के साथ कुर्सी पर बैठ गई। दिल में बेशुमार सवालात थे, मगर मैं खामोश रही। आपका नाम? उसने फाइल को देखते हुए पूछा। नादिया, मैंने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया। वो कुछ देर तक मेरी फाइल को देखता रहा, फिर बोला, आप काफी मेहनती लगती हैं। क्या इससे पहले ऑफिस वर्क का कोई तजुर्बा है? नहीं। मैं इस गैर मुतवक्का सवाल पर घबरा गई। मुझे डर था कि अब शायद ये मुझे नहीं रखेगा, तो मैं एकदम से बोली, आप मुझे मौका दें, मैं एकदम सीख लूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे जवाब पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर एकदम उसके चेहरे पर संजीदगी सी आ गई। आप क्यों ये नौकरी करना चाहती हैं? उसने तजस्सुस भरे लहजे में मुझसे सवाल पूछा और गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैं अपने घर के हालात की वजह से ये नौकरी करना चाह रही हूँ। अब्बू की मामूली सी पेंशन है, अम्मी बीमार रहती हैं, बहनें पढ़ती हैं, तो इसलिए नौकरी करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आपका कोई भाई नहीं है? तो भाई के नाम पर मेरे दिल में एक टीस सी उठी और मैंने आहिस्ता से कहा, भाई तो है, लेकिन आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई है। इस महंगाई में उसके अपने बाल बच्चों का गुजारा हो जाए तो बड़ी बात है। तो मेरी बात सुनकर उसने एक लंबा सा हुनकारा भरा। देखें, मैं आपको जॉब देने से पहले काम की नौयत बताना चाहता हूँ कि कभी कभार हमारे ऑफिस की मीटिंग्स ऑफिस से बाहर भी होती हैं। तो चूंकि आपकी नौकरी की नौयत मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की है, तो इस सिलसिले में आपको वहां जाना पड़ेगा जहां जहां मैं आपको कहूँगा। उसमें देर सवेर भी हो जाती है, तो अगर आपको ये सब मंजूर है तो आप हमें कल से ज्वाइन कर सकती हैं, और अगर नहीं तो आप हमें अभी से ये बात क्लियर करें, क्योंकि जब आप हमारे पास जॉब शुरू कर देंगी, इस दौरान अगर आपने हमें आने जाने के सिलसिले में ना की तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो मैंने एकदम अपना सर इनकार में हिलाते हुए कहा, सर आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बिजनेस मीटिंग्स चाहे ऑफिस में हो या ऑफिस से बाहर, मैं आपको हर वक्त हाजिर मिलूंगी।
मैंने पूरे अज़म के साथ उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा, ठीक है, आप एग्रीमेंट साइन कर दें और कल से हमें ज्वाइन करें। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि इतने अच्छे पैकेज के साथ मुझे नौकरी मिल गई है। कहाँ मैं महीने की 10,000 सैलरी लेती थी और कहाँ मेरी 50,000 के लगभग सैलरी मुकर्रर हो गई। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो और क्या था। मेरा दिल तशक्कुर से धड़कने लगा कि मुझे अल्लाह ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। अब मैं अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनने के साथ साथ बहनों की स्कूल फीस बहुत अच्छे से अदा कर सकूंगी और अब घर का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने आहिस्ता से कहा, आप चाहें तो आज से भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। वाकई? मैंने बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप ये जॉब अभी से कर सकती हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आज से ही काम करने की हामी भर ली। खुशकिस्मती से मुझे नौकरी मिल गई थी, इसीलिए मैंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा कि मैं घर में इत्तला देना चाहती हूँ, अगर मुमकिन है तो वो मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल मुमकिन है, आप मेरे साथ आए। वो अपनी सीट से उठा और अपने ऑफिस के एक छोटे से कमरे में मुझे लेकर आया और कहा, आज से आपका ये ऑफिस है, आप यहाँ पर बैठेंगी और आपकी टेबल पर फ़ोन की सहूलत मौजूद है। आप यहाँ से अपने वालिदैन को फ़ोन करके आगाह कर सकती हैं। ये बात करके वो तो चला गया, लेकिन मैंने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया और अब्बू को कॉल करके बताया कि मेरी नौकरी लग गई है, मैं शाम 4 बजे घर लौटूंगी। तो अब्बू के लहजे की खुशी मुझे फ़ोन पर ही महसूस हो रही थी, तो मेरा दिल खुशी से रोने लगा। इस ऑफिस में काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मैंने ये महसूस किया कि मेरे बॉस शर्जील का रवैया बाकी स्टाफ की निस्बत मेरे साथ कुछ अलग सा है। तो मैं मोहतात सी रहने लगी। शर्जील नौजवान और गैर शादीशुदा था। सभी लोग उसके बारे में कहते थे कि वो इंतहाई सख्त मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है और जज्बाती मामलात में नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसे बातों बातों में शदीद जज्बाती देखा। शुरू के दिनों में उसने मुझसे बस मामूली सी बातचीत की। मैं कंपनी में नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा तवक्को भी नहीं थी कि वो मेरी तरफ खास तवज्जो देगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि वो हुमा वक्त मुझे अपनी नज़रों में रखता है। जिस दिन मैं घर की परेशानियों को लेकर ऑफिस पहुंचती और हर मुमकिन कोशिश करती कि किसी को भी पता ना चले, उस दिन वो मेरे चेहरे से ही जान लेता कि ज़रूर घर में कुछ न कुछ हुआ है। तो उस दिन वो मुझ पर काम का प्रेशर कम कर देता, बल्कि उस दिन वो मुझसे डायरी लेकर रूटीन का काम खुद देखता। तो मैं बड़ी हैरान होती, क्योंकि मुझे इसी काम की सैलरी मिलती थी और अक्सर मुझे जल्दी छुट्टी दे देता। बल्कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो मुझे अपनी गाड़ी पर घर तक छोड़ने भी आया। मैं भले जितना मर्जी इनकार करती, लेकिन वो मेरी एक भी ना मानता। एक दिन मैं गाड़ी से उतर रही थी कि रमशा ने मुझे देख लिया और उसने भाई के खूब कान भरे। यही वजह थी कि रात को खाना खाते वक्त भाई ने इंतहाई जले कटे अंदाज में कहा कि वो एक कंपनी का बॉस है और तुम वहां पर एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, तो वो तुम्हें अपनी इतनी महंगी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए यहाँ तक क्यों आया है। बज़ाहिर उसने मुझसे इंतहाई नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन उसका अंदाज इंतहाई जारहाना था। उसकी बात सुनकर मैंने रिमशा की तरफ देखा। ये लगाई बुझाई उसी ने की थी और अब ढिठाई से मेरी आंखों में आंखें डाले अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं जानती थी कि उसने मेरे और भाई के दरमियान ऐसे शुकूक शुबहात पैदा कर दिए हैं कि मैं चाहकर भी उन्हें दूर नहीं कर पाऊंगी। वो तो चाहती ये थी कि मैं नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं और किसी भिखारी की तरह उसके सामने हाथ फैलाते हुए अपनी मजबूरियों का रोना रोती रहूं। मैं उसकी प्लानिंग को बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन मैंने भी दिल में ये तहिया कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नौकरी किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो इंतहाई गंदे जहन की मालिक है। मेरे किरदार के बारे में उसने मेरे भाई को खूब पंप करके रख दिया है। यही वजह है कि उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ। लेकिन मैंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि मेरे सामने मेरी बीमार माँ और बाप बैठे थे और मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों बहन भाइयों की लड़ाई की वजह से मेरे माँ बाप की तबीयत बिगड़ जाए। लिहाजा मैंने बहुत आराम से अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि जब मुझे ऑफिस से ज़रा देर हो जाती है तो वो मुझे लिफ्ट दे देते हैं, और ये लिफ्ट सिर्फ मुझे नहीं कई लोगों को मिलती है जो उनके रूट पर ही सफ़र करते हैं। तो मेरी इतनी वजाहत सुनने के बाद वो एकदम ही बिफर कर बोला, बाकी उसके साथ सफ़र करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, लेकिन आज के बाद तुम उसके साथ गाड़ी में बैठकर नहीं आओगी। तो मैं उसके दो टोक रवैये पर चढ़कर बोली, इसमें क्या बुरी बात है। तो वो एकदम से मुश्तइल हो गया, जब से तुम 4 पैसे कमाने लगी हो तो तुम्हारे नज़दीक अच्छाई और बुराई का तस्वुर ख़त्म हो चुका है क्या? तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है
कि जब तुम एक गैर मर्द की गाड़ी से उतरती हो तो मोहल्ले में कितने ही लोगों की निगाहें तुम्हें देख रही होती हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे कि न जाने इनकी बहन बेटी बाहर क्या गुलछर्रे उड़ाती है जो इस कदर महंगी गाड़ी में अपने बॉस के साथ आ रही है। उसकी बातें सुनकर मैंने लाहौल वाला कुव्वता पढ़ा और अम्मी अब्बू की तरफ देखकर कहा, कल तक जो हमारी जिम्मेदारियां उठाने का अहल नहीं था वो आज मुझे बातें सुनाने का अहल हो गया है। मुबारक हो अम्मी अब्बू आपको। इसने किसी मामले में तो दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अफसोस ये है कि इसकी ये दिलचस्पी हमारी खैर के लिए नहीं बल्कि हमें अंडर प्रेशर करने के लिए है। लेकिन एक बात कान खोलकर तुम दोनों मियाँ बीवी सुन लो कि अभी मेरे सर पर सरबराह की हैसियत से मेरा बाप जिंदा है और उसके होते हुए मैं ये हक किसी को भी नहीं दूंगी कि वो मुझसे पूछगछ करे। यह कहकर मैं वहां से निकल आई तो मेरा भाई जोर जोर से चीखने लगा और अम्मी अब्बू को बातें सुनाने लगा कि आप लोग इसकी कमाई खाने के आदी हैं, इसीलिए आपको इसका गन नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये गुल खिलाएगी तो आप लोग उस दिन पछताएंगे। अम्मी तो उसकी बातों पर दहल सी गई और अब्बू से डांटने लगे, लेकिन मैं साथ वाले कमरे में बैठकर अपने भाई की जहनियत का मातम ही करती रह गई। मैं जानती थी कि हमारे घर में रिमशा की वजह से चहमगोइयां अब खत्म नहीं होंगी बल्कि आने वाला हर दिन बद से बदतर होता चला जाएगा, क्योंकि रिमशा से मेरी नौकरी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैं उसके खावंद से ज्यादा कमाने लगी हूँ और अब हमारे हालात काफी बेहतर हो गए हैं। लिहाजा एक दिन जब शर्जील ने मुझे लिफ्ट देने की बात की तो मैंने उसे इंतहाई आराम से समझाया कि सर, मैं एक इंतहाई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और जहाँ रहती हूँ वहां पर लोग ऐसी वीआईपी गाड़ी से उतरते हुए जब एक गरीब लड़की को देखते हैं तो बातें बनाने में देर नहीं लगाते। आज मेरा भाई बोला है तो कल मोहल्ले वाले बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो और सबसे ज्यादा मेरे वालिदैन परेशान हो जाएं। मैं तो घर से बाहर उनकी परेशानियां दूर करने के लिए निकली हूँ, इसलिए कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से वो मजीद परेशान हो जाएं। तो मेरी बात सुनकर शर्जील खामोश हो गया। फिर वो आहिस्ता से बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी में जाना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत अच्छे साथी के साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें घर आज के बाद नहीं उतारूंगा, लेकिन घर के मेन रोड के पास तो उतार सकता हूँ, इसमें तो कोई का बात नहीं है। तो मैंने उसकी जिद के आगे अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी उसके साथ सफर करना चाहती थी। शर्जील मुझ पर तवज्जो देता था, इसीलिए मैंने अपनी ड्रेसिंग पर खास तौर पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। एक दिन घर के अखराजात के लिए रकम निकालकर थोड़ी सी रकम बची तो उसमें से मैंने अपने लिए 2-3 बेहतरीन सूट बनवा लिए और अगले दिन जब मैं उनमें से एक सूट पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करके ऑफिस पहुंची तो शर्जील की आंखें हैरत से फटी की फटी ही रह गई। वो काफी देर मोहियत से मुझे देखता ही रह गया, जबकि दिल ही दिल में मैं खुद को दाद देने लगी कि जिसके लिए मैंने इतना एहतमाम किया था वो मुझसे काफी मुतासिर लग रहा है। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मेरे करीब आया और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, यह आसमानी रंग आप पर जचता है। तो मैं उसकी इतनी तारीफ सुनकर शर्मा सी गई। हालांकि शर्जील को तारीफ करने की आदत नहीं थी। मेरे साथ 2-3 लड़कियां और भी काम करती थी जिनका ड्रेसिंग सेंस मुझसे काफी अच्छा था और वो काफी मॉडर्न थी, लेकिन शर्जील ने कभी भी उनकी तरफ आंख भरकर भी नहीं देखा था। सेक्रेटरी होने के नाते मेरा चूंकि ज्यादा वक्त शर्जील के साथ ही गुजरता था, इसीलिए मुझे उसकी बहुत सारी आदत के बारे में पता चल गया था। एक दिन जब मुझे दफ्तर में एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिला, मैंने काफी मेहनत की, लेकिन कुछ मसाइल दरपेश थे जिन्हें हल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं काफी परेशान थी और सोच रही थी कि क्या करूं। अचानक शर्जील मेरी डेस्क के पास आया और बोला, आप इस टास्क को लेकर परेशान ना हो, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। उसकी पेशकश ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि वो आमतौर पर अपने अमले के काम में बराह रास्त दखल नहीं देता था। उस दिन हमने कई घंटे एक साथ काम किया और मैंने देखा कि वो हर मौके पर मुझे समझाता और मेरी मदद करता रहा। इस खुसूसी तवज्जो ने मेरी झिझक खत्म कर दी। मेरे और शर्जील के दरमियान अब दोस्ताना ताल्लुक सा बनने लगा। वो दफ्तर के बाकी लोगों से कम बात करता, लेकिन मुझसे वो लंबी बातचीत करने लगा था जिसमें ऑफिस वर्क से मुताल्लिक कम बात होती और मेरे शौक, मेरी दिलचस्पियां और मेरी जिंदगी के बारे में सवाल ज्यादा होते। उसके अंदाज से लगता था जैसे वो मेरी जिंदगी को जानने में दिलचस्पी रखता है, तो मैं भी खुलकर उसकी गुफ्तगू को एंजॉय करती। शर्जील की मेहरबानियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी खुसूसी तवज्जो अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि दफ्तर के दूसरे लोग भी नोटिस करने लगे थे। कुछ लोग मुझसे मजाक में कहते, तुम्हें तो बॉस की खास तवज्जो मिल रही है, क्या राज है? मैं बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके साथ ही मेहरबान है। लेकिन सच ये था कि अब मैं भी ये महसूस करने लगी थी कि शर्जील की तवज्जो महज रस्मी नहीं थी, वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था।
इस बात का अंदाजा तो मुझे उस बात से हुआ जब एक दिन मैं दफ्तर से निकल रही थी तो शर्जील ने मुझे रोक कर कहा, घर जा रही हो? मैंने सर हिलाकर कहा, जी। अगर देर से पहुंचो तो क्या अम्मी अब्बू खफा होते हैं? तो मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो जानते हैं मैं ऑफिस में हूं, देर सवेर हो सकती है। तो वो एकदम मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, फिर चलें? कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक न्यू कैफेटेरिया खुला है, तो क्यों ना हम आज वहां की कॉफी ट्राई करें? वापसी पर मैं तुम्हें स्टॉप पर छोड़ दूंगा। तो मैंने उसकी दावत कबूल कर ली और हम एक करीबी कैफे में चले गए। कैफेटेरिया का माहौल काफी ख्वाबनाक सा था। मुझे यहाँ आकर अपनी जिंदगी की तब्दीली काफी अच्छी सी लगी। यहाँ मैंने कई बेफिक्र कपल्स को गपशप करते देखा तो मेरे दिल में भी शर्जील को लेकर एक उमंग सी जागी। अचानक शर्जील ने मुझे टोकते हुए कहा, क्या देख रही हो? तो मैं एकदम से ऐसे घबरा गई जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। तो वो मेरी हौसला अफजाई करते हुए बोला, तुम मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हो, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी वहां पर लड़के और लड़की की दोस्ती को इंतहाई मायूब समझा जाता था। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि मैं उसके साथ आज कैफेटेरिया में बैठी थी, जबकि हमारे खानदान में दूर दूर तक ऐसा सोचना भी मुहाल था। लेकिन मैं ये जानती थी कि मुझे वक्त के तकाजों के मुताबिक न सिर्फ चलना है बल्कि ऐसी बातों का बहुत सोच समझकर जवाब भी देना है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी बात से शर्जील मुझे दकियानूसी समझने लगे। वैसे भी मैं अपने छोटे छोटे ख्वाबों में शर्जील के रंग भरने लगी थी। इसीलिए मैं धीरे से उसके सामने खुल गई और उससे कहा, मैं जब भी खाते पीते घराने के बेफिक्रे कपल्स को खुशगपियां करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कि इनकी जिंदगी हमसे कितनी मुख्तलिफ है। हम मिडिल क्लास लोगों की तो जिंदगी 9 to 5 जॉब और घर के अखराजात की गिरदी घूमती रहती है। इससे बाहर निकलकर हम ऐसी जिंदगी का तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी बात पर वो मुझे इंतहाई गहरी नजरों से देखते हुए बोला, ऐसी जिंदगी हर किसी का मुकद्दर तो नहीं होती, लेकिन अगर ऐसी जिंदगी गुजारने का मौका मिले तो हाथ बढ़ाकर उसे अपना लेना चाहिए। मैंने निगाह उठाकर शर्जील की तरफ देखा तो उसके चेहरे के तासुरात मोहब्बत के इशारों से लबरेज थे। तो मैंने घबरा कर अपनी निगाहें झुका ली। मैं जान चुकी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूं। मैंने ये सोच रखा था कि जिस दिन शर्जील मुझसे शादी का कहेगा तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी और उसके लिए चाहे मुझे अपने घर वालों की तायद हासिल हो या ना हो, मैं इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी अब जिंदगी की गाड़ी अकेले चलाते चलाते थक गई थी और मैं दिल से चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा खुशहाल आदमी आए जो मेरी जिंदगी की तमाम महरूमियों को खुशियों में बदल दे। मैं मुंतजिर थी कि कब शर्जील मुझसे शादी का इजहार करेगा और वो दिन बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ भी गया। एक दिन जब मैं दफ्तर से निकलने वाली थी, शर्जील ने मुझे रोका और कहा, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, एक खास जगह पर। यह पहली बार नहीं था कि उसने मुझे डिनर की दावत दी हो, लेकिन इस बार उसकी बातों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद आज वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और मेरी जिंदगी एक नया रुख लेगी। हम एक खूबसूरत और महंगे होटल में पहुंचे जहां शर्जील ने पहले ही सब कुछ तरतीब दे रखा था। मेज पर खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था और माहौल बहुत रोमानवी था। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा और मैं सोचने लगी कि शायद आज वो मुझे शादी की पेशकश करने वाला है। खाने के दौरान शर्जील ने मुझसे बहुत सी बातें की और बातों बातों में इस बात का इशारा भी दिया था कि वो मेरे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और ये सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा करीब आ रहा है। लेकिन जैसे ही डिनर खत्म हुआ, शर्जील ने मुझे एक ऐसी पेशकश की जिसने मेरी दुनिया को पल भर में बदल दिया। उसने कहा, चलो। तो मैंने हैरानगी से कहा, कहाँ? तो वो बड़े ही आराम से बोला, आज की रात मेरे साथ गुजारो, तुम जो चाहोगी सब तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। मेरी सांस रुक गई। मेरे कानों को यकीन नहीं आया कि शर्जील ने यह बात कही है। मैं हैरत और सदमे में थी। क्या ये वही शख्स था जिसे मैं अपनी जिंदगी का साथी समझने लगी थी? क्या ये वही शर्जील था जो मुझसे मोहब्बत के वादे कर रहा था? मैंने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये सब बहुत गैर मुतवक्किल था, न सिर्फ उसके लिए बल्कि मेरे लिए भी। मेरा दिल टूट चुका था, मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब से जाग चुकी हूं, एक ऐसे ख्वाब से जिसमें सिर्फ धोखा था। तुमने मुझे क्या समझा है?
मैंने गुस्से से कहा, तुमने क्या सोचा कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूं जिसे तुम पैसे से खरीद सकते हो? शर्जील हैरत ज़दा था। शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया है। वो शायद ये सोचता था कि एक गरीब ज़रूरतमंद लड़की उसकी हर बात मान लेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरी इज्जत और खुददारी मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। मैं फौरन वहां से निकल गई, लेकिन शर्जील के चेहरे पर एक उलझन और सदमा था, जैसे वो इस हकीकत को समझ ही नहीं पा रहा था कि एक लड़की जिसे हमेशा कमजोर समझता रहा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। मैं नहीं जानती थी कि अब जो आगे होने वाला है वो मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा केस करवा दिया। अचानक पुलिस मेरे दरवाजे पर आई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शर्जील ने मुझ पर चोरी और धोखाधड़ी का झूठा केस कर दिया था। मैं बेगुनाह थी, लेकिन शर्जील की ताकत और पैसे के सामने मेरी आवाज दब गई। मैं हवास बाख्ता हो गई। मेरे पैर जमीन पर नहीं थे, जैसे पूरी दुनिया मेरे गिर्द घूम रही हो। अब मैं हवालात से जेल में थी। जेल में कैद होना मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न था। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत परेशान थे। वो मेरे दुख में टूट चुके थे। छोटा भाई तो अपनी बीवी की वजह से हमसे पहले ही किनारा कश था, और इस वाक़े के बाद तो वो मुझसे मिलने के लिए जेल में भी ना आया और ना ही उसने किसी किस्म की मदद की। मेरी अम्मी और अब्बू ही वाहिद सहारा थे जो अपनी जमा पूंजी लगाकर मेरी रिहाई की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वकला की फीस देना अब उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए मेरा केस लटक गया तो मैं खुद को बेयारो मददगार महसूस करने लगी। सबसे ज्यादा दिलखराश बात यह थी कि मैं अपने खानदान और मोहल्ले में बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। पुलिस वाले मुझे गंदी नजरों से देखते और इशारे करते जैसे मैं वाकई मुजरिम हूं। मेरे वकार का जनाजा निकल चुका था और मैं भी बसी से सब कुछ देखती जा रही थी। जेल की अंधेरी कोठरी में जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो एक रात मैंने रोते हुए तहज्जुद में अल्लाह के सामने दुहाई लगा दी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल हस्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता जा रहा था। मैंने अल्लाह से मदद की फरियाद की कि वो मेरी बेगुनाही को साबित करे और मुझे इस आजमाइश से निकाले। मैं जाए नमाज से उठने भी ना पाई थी कि एक सिपाही ने मुझे बताया कि मेरी मुलाकात आई है। तो मैं हैरान हो गई। ये दिन इतवार का नहीं था और मेरे वालिदैन हमेशा इतवार के दिन ही आते थे, और छोटा भाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता। मैं शदीद तज़ब्ज़ुब में थी। फिर ये कौन हो सकता है? खैर, मैं सिपाही के साथ जब वेटिंग रूम में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि सामने शर्जील व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका चेहरा जर्द था और आंखों में गहरी नदामत थी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैं अगर आज इस हाल तक पहुंची थी तो इसकी वजह शर्जील था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैं वहां से जाने के लिए जो ही पलटी तो शर्जील ऊंची आवाज में रोने लगा। मैं हैरत से पलटी तो देखा वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहा है और उसने अपने लकवा ज़दा मुंह से मुश्किल अल्फाज अदा किए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। उसकी आवाज कांप रही थी, सांस धूकने की तरह चल रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। उसने बताया कि जब से उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था वो एक दिन भी चैन से सो नहीं सका। जमीर की खलिश और बेचैनी ने उसे इस कदर परेशान कर दिया कि वो नींद की गोलियां लेने लगा और बिलाखिर डिप्रेशन में मुब्तला हो गया, जिसका नतीजा फालिज की सूरत में निकला। उसके लहजे में नदामत ही नदामत घुली हुई थी। ये सब तुम्हारे साथ ज्यादती करने की वजह से हुआ है। मैं जानता हूं कि ये मेरी गलतियों की सजा है और तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई। मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा तो मैं सकते में आ गई। ये अपने वक्त का फिरौन बन गया था और आज उसकी बेबसी देखकर मुझे झुरझुरी सी आई। एक वक्त था जब मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और अब ये शख्स मुझसे माफी का तलबगार था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब माफी का क्या फायदा? मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। मैं बदनाम हो चुकी हूँ। अगर मैं जेल से रिहा भी हो गई तो मैं लोगों को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊंगी? शर्जील ने रोते हुए अपना सर उठाकर मेरी तरफ बेबस नजरों से देखा और फिर आहिस्ता से बमुश्किल बोला, मैं हर किसी के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर जगह ये कहूंगा कि तुम बेगुनाह हो, बस मुझे माफ कर दो। उसके बहते हुए आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने दिल की सख्ती को एक तरफ रखते हुए उसे माफ कर दिया। शर्जील ने फौरन केस वापस ले लिया और कुछ ही दिनों में मेरी रिहाई हो गई। जब मैं जेल से बाहर आई तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन जेल से निकलकर मेरी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। मैं जो ही घर पहुंची
तो मेरे छोटे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अम्मी और अब्बू बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि वो आखिर बोल क्यों नहीं रहे। तो मैं एकदम गुस्से से बोली, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम किस हैसियत से ये फैसला कर रहे हो? ये घर अब्बू का है और उनकी मर्जी वो जिसे रखें और जिसे निकालें। तो उसके बजाय रिमशा बोली, ये घर तुम्हारे अब्बू ने बेटे के नाम कर दिया है, लिहाजा अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो मैंने हैरत से अपने अब्बू की तरफ देखा और कहा, यह आपने क्या किया? तो अब्बू कहने लगे, मैं बहुत बीमार हो गया था और तुम जेल में थी। तुम्हारी रिहाई के बारे में मुझे कोई यकीन नहीं था, तो इसने मुझे कहा कि मकान मेरे नाम कर दें ताकि कल को कोई मसला न बने। तो मैं सदमे से अब्बू की तरफ देखने लगी। मसला तो बन चुका था। मैं बेयारो मददगार थी, मेरे पास न छत थी न पैसे। मैं खाली हाथ उस घर से बाहर निकल आई। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किधर जाऊं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में शर्जील ने मेरा हाथ थामा। उसने ना सिर्फ मुझे रहने के लिए फ्लैट दिया बल्कि अपनी कंपनी में एक अहम ओहदे की पेशकश भी की। मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास ना ही रहने के लिए कोई छत थी और ना ही इतने पैसे कि मैं किराए पर कोई घर लेकर बाइज्जत जिंदगी गुजार सकती। मैं बिल्कुल ही आसमान तले खड़ी थी। ऐसे में शर्जील का आगे बढ़कर मेरी मदद करना ऐसा ही था जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा। बगैर जज्बात में आए मैंने चुपचाप ये नौकरी कर ली। अल्लाह की शान देखिए, कुछ ही अरसे बाद शर्जील बिल्कुल ठीक हो गया। वो अपने कदमों पर चलता हुआ दफ्तर आया, लेकिन मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं चुपचाप अपना काम करती रही कि अचानक वो मेरे करीब आकर बोला, अगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुमसे एक बात करूं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? मैंने सर उठाया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, मुझसे शादी करोगी? काश मैं उस दिन तुम्हें गलत नजरों से देखने के बजाय निकाह की पेशकश करता तो शायद तुम इतने कड़े इम्तहान से ना गुजरती। लेकिन अब भी कुछ नहीं गया। मैं अपनी उस बात का अजाला करने के लिए तुम्हारे सामने शादी की ये पेशकश रखता हूँ। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना और जब दिल कहे मुझे बता देना। मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल में उसके लिए जो इज्जत और मोहब्बत थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरे जिंदगी के हालात ऐसे थे कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी वालिदा और वालिद ने मुझे समझाया कि अगर कोई गलती करके तौबा कर ले और अपने गुनाहों का अजाला करने की कोशिश करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। उनकी बातों ने मेरे दिल को नरम कर दिया। मैंने शर्जील को माफ कर दिया और उससे शादी करने पर रजामंद हो गई। आज मैं शर्जील की बीवी बनकर एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हूँ। हमारे रिश्ते में मोहब्बत तो नहीं है और माफी के बुनियाद पर एक मजबूत रिश्ता जरूर कायम हो चुका है। जिंदगी के इस मोड़ पर मैंने ये सीखा कि कभी कभी हमें वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, और माफी एक ऐसा अमल है जो दिलों को बदल सकता है। अल्लाह ने शर्जील को माफ किया और मैंने भी उसके दिल की तौबा को देखते हुए अपनी जिंदगी में सुकून भर लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।